Hello friends, hope all of you are doing well. In today's session, I'm going to discuss from stanza 7 to stanza 12 of the poem Epithalamion by Edmund Spenser. For those of you who are watching the video for the very first time, I would like to recommend that आप इस वीडियो का जो पार्ट 1 है जहाँ पे मैंने स्टेंजा 1 to stanza 6 डिस्कस किया है, डू वॉच दैट वीडियो बिकॉज इन दैट वीडियो आई हैव डिस्कस द बेसिक ओरिजिनेशन ऑफ द पोएम. Basically, the poem was written by Edmund Spenser to celebrate his marriage with Elizabeth Boyle. तो सारे कुछ वहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं. ऑल्सो फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव आपका जो पहला 6 स्टेंजास है वो बहुत ज़्यादा क्रूशल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा. तो डेफिनेटली वॉच दैट वीडियो. और उस वीडियो को देखने के बाद जब आप इस सेशन में आओगे, इस वीडियो को देखोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगा अबाउट व्हाट इज़ गोइंग ऑन एंड व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन. So without wasting any further time, let's start with the today's session. So stanza 7 starts with the line, now is my love already forth to come. So दोस्तों यहाँ पे जो speaker हैं that is none other than the poet himself Edmund Spenser, and by love he means his betrothed, his bride Elizabeth Boyle. तो वहाँ पे ये बताना चाहते हैं, यहाँ पे ये बताना चाहते हैं एडमंड स्पेंसर कि अभी मतलब जो ब्राइड है एलिजाबेथ बॉयल है वो पूरा तैयार है. आज उनका शादी का दिन है तो वो पूरा तैयार हो चुकी हैं आने के लिए. फोर्थ का मतलब होता है दोस्तों आउट एंड अवे फ्रॉम ए स्टार्टिंग पॉइंट. लेट ऑल द वर्जिन्स देयर फॉर वेल अवेट. अवेट का मतलब है दोस्तों वेट फॉर एनी इवेंट पर्टिकुलरली. ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, पिछले सेशन में बताया था, जो भी ब्राइड होती है इन क्रिश्चियनिटी, जो क्रिश्चियन मैरिजेस होते हैं, ब्राइड के साथ बहुत सारी लड़कियां होती हैं वो आर कंसिडर्ड टू बी वर्जिन्स. ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रूमिंग द ब्राइड एंड ऑल्सो गिविंग हर कंपनी. और ये उन लोग का कुछ मैरिज रिचुअल होता है जहाँ पे ब्राइड के साथ कुछ वर्जिन लड़कियाँ होती हैं. तो उन्हीं को एड्रेस करते हुए एडमंड स्पेंसर यहाँ पे दिख रहे हैं. ठीक है, एंड ये फ्रेश बॉयज दैट टेंड अपॉन हर ग्रूम, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर ही इज कमिंग स्ट्रेट. दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट दो लाइन है, थर्ड एंड फोर्थ लाइन ऑफ स्टेंजा 7, वहाँ पे ये दिखाया गया है कि अभी ग्रूम के बारे में बताया जा रहा है. अभी से पहले जितने भी लाइंस थे वहाँ पे आप लोग देखोगे कि प्रायोरिटी वाज गिवन टू द ब्राइड, टू एलिजाबेथ बॉयल. बट इन दो लाइंस में आप देखोगे कि फाइनली जब ऑथर को ये कन्फर्मेशन मिल गया है कि द ब्राइड इज कमिंग विद ऑल द वर्जिन मेडन्स, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है through the speaker that the boys who are accompanying the groom, जो कि एडमंड स्पेंसर है, they are also getting ready for the marriage, and वो लोग भी अपने आप को तैयार करके आ रहे हैं. for he is coming straight, यहाँ पे he का रेफरेंस है to the speaker, to the groom. set all your things in seemingly good array, fit for so joyful day. यहाँ पे ऑथर ये बोल रहे हैं कि जो कुछ भी है, जो कुछ भी तैयारी किया गया है मैरिज के लिए, शादी के लिए, उन सबको ठीक से रखा जाए ताकि इस जॉयफुल डे को सेलिब्रेट किया जाए. इसमें कोई भी फ्लो होने का कोई भी चांसेस नहीं है. ठीक है, द जॉयफुलेस्ट डे दैट एवर सन डिड सी. अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा आयरनी है. यहाँ पे ये बताया जा रहा है थ्रू द स्पीकर दैट ये दिन जो है वो इतना ज़्यादा खुशी से भरा हुआ है, इतना ज़्यादा जॉय से भरा हुआ है कि इवन सन ने ऐसा दिन, द जॉयफुलेस्ट डे देखा नहीं है. ठीक है, fair sun, shew forth thy favorable ray, and let thy leaful heat not fervent be. fervent का मतलब होता है दोस्तों having or displaying a passionate intensity. तो इन दो लाइंस में स्पीकर ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आज क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पेशल एंड ऑस्पिशियस डे है फॉर द स्पीकर एंड हिज ब्राइड एलिजाबेथ बॉयल, तो वो सन को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आज आप जो रेस भेजोगे उनमें आप बहुत ही ज़्यादा गर्मी मत डालो, इतना मतलब प्लेजेंट सन रेज आप भेजो, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर द ब्राइड एंड द ग्रूम. फॉर फियर ऑफ बर्निंग हर सनशाइनी फेस हर ब्यूटी टू डिस्ग्रेस. दोस्तों यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि जो पोएट है जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था टू सन कि आज के दिन इन ऑस्पिशियस डे ऑफ देयर मैरिज प्लीज प्रोवाइड द सन रेज विच आर प्लेजेंट, उसका रिक्वेस्ट इसलिए था क्योंकि उनको इस बात का चिंता था कि जो अगर सनरेज ज़्यादा गर्म हुआ या उस दिन अगर ज़्यादा गर्मी हुई तो उनके ब्राइड को सनबर्न्स भी हो सकता है और जो ब्यूटी है दैट माइट बी डिसरप्टेड. ओ फेरेस्ट फीबस फादर ऑफ द म्यूज, इफ एवर आई डिड ऑनर दी एराइट और सिंग द थिंग दैट मोट दाई माइंड डिलाइट. मोट का मतलब है दोस्तों ए टाइनी पीस ऑफ सब्सटेंस. इसको लिटरेचर में इस्तेमाल किया जा रहा है
इन सेंस दैट अगर कुछ भी छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन अगर किया है उस तरफ से आपको देखना है, ठीक है। डो नॉट दाई सर्वेंट्स सिंपल बून रिफ्यूज, बट लेट दिस वन डे बी माइन, लेट ऑल द रेस्ट बी दाइन। दाइन का मतलब है दोस्तों इट्स आर्काइक फॉर्म ऑफ योर्स। आपको बस ये समझना है कि अगर कहीं पे आपको पोएम में दाइन वर्ड मिला तो उसका मतलब है योर्स इन मॉडर्न डे इंग्लिश, फाइन। देन आई दाई sovereign praises loud will sing, that all the woods shall answer and thy echo ring. So ये जो लास्ट के फ्यू लाइन्स हैं यहाँ पे द स्पीकर इज एड्रेसिंग फीबस। ओके, फीबस इफ यू हैव अटेंडेड माय प्रीवियस सेशन यू ऑलरेडी नो फीबस इज द सन गॉड, बट यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि फीबस इज ऑल्सो द फादर ऑफ द म्यूज। So the muses play a very pivotal and central role in the first few paragraphs as you have seen. ऑल्सो यहाँ पे जो म्यूजेस हैं उनको मिस्टिकल क्रिएचर्स की और मिस्टिकल स्पिरिट्स की तरह दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं, फीबस को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये एक दिन जो है इसमें कोई भी गलती कोई भी फ्लॉ नहीं होना चाहिए, और रिक्वेस्ट और प्रे कर रहे हैं कि ये दिन आप मेरे लिए छोड़ दो, आप मुझे डेडिकेट कर दो, और आप प्लीज़ अपना ग्रेस इस दिन में बनाए रखो। चाहे आप ज़िंदगी के बाकी जो भी दिन है वो रख लो अपने पास, लेकिन ये दिन जो है ये दिन आप प्लीज़ स्पेशल बना दो, ठीक है। तो इन लाइंस में स्पीकर डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं फीबस को। Now as usual, if you try to summarize the stanza 7 of the poem Epithalamion by Edmund Spenser, we can write it something like this, that here the bride is ready with her attendant virgins, so now it is time for the groomsman and the groom himself to prepare। जैसे कि लाइन्स स्टैंजा के बिगिनिंग फ्यू लाइन्स में आपको देखने को मिला है कि ब्राइड रेडी हो चुकी है, अभी जो ग्रूम है और उसके साथ जो उनके फ्रेंड्स है ग्रूम्समैन बोला जाता है उनको, उनका टाइम है तैयार होने का, ठीक है। द ग्रूम implores the sun to shine brightly but not hotly lest it burn the bride's fair skin। जैसे कि मैंने इस स्टैंजा में डिस्क्राइब किया है दोस्तों कि जो ग्रूम है वो फीबस को, जो सन गॉड है, उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ब्राइटली शाइन करो लेकिन हॉटली ना करो, ताकि ब्राइड का जो ब्यूटी है उसमें कोई भी इंटरफेरेंस ना हो। He then prays to Phoebus who is both the sun god and originator of arts। जैसे कि मैंने बोला दोस्तों कि फीबस जो है वो सन गॉड है एंड ऑल्सो ही इज द ओरिजिनेटर ऑफ आर्ट्स, ही इज द फादर ऑफ द म्यूजेस। टू गिव दिस वन डे ऑफ द ईयर टू हिम while keeping the rest for himself, he offers to exchange his own poetry as an offering for this great favor। दोस्तों ये जो लाइन है बहुत क्रूशल है। यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि एंड के जो लाइन्स थे वहाँ पे पोएट ये भी बोल रहे हैं कि इस दिन के एक्सचेंज में वो अपने पोएटिक स्किल्स को रखने के लिए तैयार है, देने के लिए तैयार है एज ए ट्रिब्यूट, ताकि ये दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल हो पाए फॉर बोथ हिम एंड हिज ब्राइड एलिजाबेथ बॉयल। Coming to the stanza 8 of the poem Epithalamion, it starts something like this: Hark how the minstrels kin to shrill aloud their merry music that resounds from far, the pipe, the tabor and the trembling crowd। दोस्तों यहाँ पे जो मिन्स्ट्रल्स है, मिन्स्ट्रल्स आर बेसिकली ए मिडिवल सिंगर और म्यूजिशियन, स्पेशली वन हु सैंग और रिसाइटेड लिरिक और हीरोइक पोइट्री। और श्रिल का मतलब आपको पता ही होगा, एक हाई पिच टोन होता है ऑफ ए वॉइस और ए साउंड, ठीक है। एंड पियर्सिंग साउंड, बहुत ही लाउड है, बहुत ही हाई पिच साउंड है, ठीक है। एंड कुछ और वर्ड्स का मतलब यहाँ पे समझ लेते हैं, जैसे कि टेबोर का मतलब है, थर्ड लाइन में आप देख पा रहे होगे, टेबोर का मतलब होता है ए स्मॉल ड्रम, ठीक है। तो इन तीन लाइंस में यह दिखाया जा रहा है कि जो ब्राइड के साथ जो मेडन गर्ल्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैरी म्यूजिक, ठीक है। The mortal wedding guest and entertainment move into the action. The minstrels play their music and sing, while women play their timbrels and dance। तो ये जो ओकेशन है, शादी का जो टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है, एंड जो सेलिब्रेशंस है वो सब भी स्टार्ट हो चुका है। अगले लाइन में चलते हैं। That well agree without an breach or jar, but most of all the damsels do delight when they their timbrels smite। दोस्तों टिम्बल्स का मतलब होता है स्मॉल इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि मैंने अभी बताया कि वो लोग जो लड़कियां हैं वो टिम्बल्स बजा रहे थे इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट द मैरिज। स्मिट का मतलब होता है दोस्तों टू स्ट्राइक शार्पली और हैवीली, स्पेशली विद द हैंड और एन इम्प्लीमेंट हेल्ड इन द हैंड। एंड देयर ऑन टू डो डांस एंड कैरल स्वीट। सब लोग नाच गाने कर रहे हैं, बहुत खुशियाँ बना रहे हैं, बिकॉज शादी का जो मोमेंट है वो फाइनली आ चुका है। एंड कुछ ही टाइम के अंदर जो ब्राइड एंड जो ग्रूम है वो दोनों they will tie the knot of the auspicious day for the auspicious marriage, that all the senses they
do ravish quite the whilst the boys run up and down the street. अब जो लड़कियां है वो तो गाना बजा रही है and they are playing some instruments like timbales and other things. टेबोर भी बजा रही हैं, जैसे कि छोटा डम है, मिंस्ट्रल्स बजा रही हैं बेसिकली. जो लड़के हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग रास्ते में आके गाना गा रहे हैं, गाना गा के नाच रहे हैं, एज इफ इट वेयर वन वॉइस, एक ही वॉइस में एक ही गाना गा रहे हैं. हाइमन ओ हाइमन हाइमन दे डू शाउट. तो गाने का नाम जो है, जो टाइटल है, वो भी दिया हुआ है, हाइमन ओ हाइमन हाइमन दे डू शाउट that even to the heavens they are shouting shrill. वो इतना ज़्यादा हल्ला कर रहे हैं, इतना ज़्यादा मतलब चिल्ला चिल्ला के गा रहे हैं कि यहाँ पे एक रेफरेंस दिया जा रहा है कि वो आवाज़ इवन हेवन तक पहुँच रहा है. ठीक है. डॉट रिच एंड ऑल firmament डॉट fill to which the people standing all about as in approvance do there to applaud. अब जो लोग यहाँ पे रास्ते में रुक के ये गाना सुन रहे हैं उन लड़कों का, वो लोग भी इस गाने को अप्रूव कर रहे हैं, वो लोग भी एंजॉय कर रहे हैं, इवेंचुअली क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं उन लोग को, उन लड़कों को. ठीक है. और वो लड़के कौन है, बेसिकली दोज बॉयज आर द ब्राइड्स. जो ग्रूम है, ग्रूम्समैन है. ठीक है. ग्रूम के साथ जो कुछ उसके दोस्त रहते हैं, ग्रूम्समैन, उनको बोलते हैं. ठीक है. एंड लाउड एडवांस हर लॉर्ड एंड एवरी मोर द हाइमन हाइमन सिंह. हर जगह में ये हाइमन हाइमन गाना बज रहा है और सब लोग बहुत खुशियाँ मना रहे हैं, बिकॉज फाइनली द टाइम हैज़ कम जब दे विल गेट मैरिड. ठीक है. कौन मैरिड होंगे, एडमंड स्पेंसर एंड एलिजाबेथ बॉयल. दैट ऑल द वुड्स देम आंसर एंड देयर एकोरिंग. अब आप नोटिस कर रहे होगे ये लाइन हर स्टेंसा के एंड में पोएट डाल रहे हैं, एंड इट हैज़ अ ह्यूज सिग्निफिकेंस. और ऑल्सो दिस लाइन विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड. अगर ये कोई स्टेंजा एंड का जो कुछ लाइन्स है वो एग्जाम में आ जाए तो आपको समझने में बहुत आसानी होगा. जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इन आर्टिस्ट यू हैव टू लुक फॉर कीवर्ड्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि वो पर्टिकुलर स्टेंसा कौन से पोएम से उठाया गया है. तो यही सब कुछ कीवर्ड्स है जो आपको पोएम रीडिंग के टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंटली मार्क करना है. ठीक है. So if you want to summarize the stanza 8, it will go something like this. The mortal wedding guest and entertainment move into the action. The minstrels play their music and sing, while women play their timbrels and dance. Young boys run throughout the streets crying the wedding song, Hymen, O Hymen, Hymen, for all to hear. Those hearing the cries applaud the boys and join in with the song. So the next stanza, which is the 9th stanza of the poem, starts with the lines, Lo, where she comes along with portly pace, like Phoebe from her chamber of the east, arising forth to run her mighty race, clad all in white, that seems a virgin best. दोस्तों ये जो 4 लाइन है स्टार्टिंग के 9th स्टेंसा के, यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, यहाँ पे पोएट जो है वो अभी डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं एलिजाबेथ बॉयल को, हिज वुड बी ब्राइड, हिज ब्राइड. फाइन. यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वो जब आ रही हैं तो बेसिकली एक हम्बल स्पेस मेंटेन करके, जो जहाँ पे पोडियम है, जहाँ पे उन लोग का शादी होने वाला है, उसके तरफ वो बढ़ रही है. और यहाँ पे जो पॉइंट है एडमंड स्पेंसर, ही इज कंपेयरिंग द ब्यूटी ऑफ हिज ब्राइड विथ फीब. अब दोस्तों आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है बिकॉज पिछले लास्ट 2 स्टेंसा से पहले मैंने फीबस के बारे में बताया था, जिसका स्पेलिंग काफ़ी हद तक रिसेंबल करता है इसके साथ. तो आपको ये नहीं सोचना है कि फीबस एंड फीब एक ही रिप्रेजेंटेशन है या एक ही एल्यूशन है. यहाँ पे फीब का मतलब है दोस्तों, इट्स अनदर नेम फॉर आर्टेमिस, विच इज़ बेसिकली द गॉडेस ऑफ द मून. आप अगर पोएम को लेके तैयारी कर रहे हो इस सेशन के साथ, तो आप उसमें मार्क कर लो कि फीब जो है बेसिकली इट्स आर्टेमिस हु इज़ द गॉडेस ऑफ द मून. तो उनके खूबसूरती के साथ पॉइंट क्या कर रहे हैं, अपने जो वाइफ है, अपनी जो ब्राइड है एलिजाबेथ बॉयल की ब्यूटी को कंपेयर कर रहे हैं. और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि शी इज़ ऑल ड्रेस्ड इन वाइट दैट सिम्स ए वर्जिन बेस्ट. तो आप अगर क्रिश्चियन मैरिजेस को आपने अटेंड किया है या आपने टीवी में कहीं पे भी देखा है, तो आपने देखा होगा कि मोस्टली द ब्राइड्स आर क्लैडेड इन वाइट. जो लड़कियाँ होती हैं वो हमेशा मोस्टली वाइट में होती हैं और लड़के जो होते हैं वो सूटेड होते हैं ऑब्वियसली. तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि डिस्क्राइबिंग द ड्रेस जो है, ड्रेस का कलर, उसका कलर को भी बताया जा रहा है कि वाइट में है और वो बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल लग रही है. ठीक है. सो वेल इट हर बिसीम्स दैट ये वुड विन सम एंजल शी हैड बीन. तो यहाँ पे जो पोएट है वो बहुत ज़्यादा मतलब ही इज सीन लाइक प्रेजिंग हिज वुड बी वाइफ और ब्राइड एलिजाबेथ बॉयल टू ए नेक्स्ट लेवल. वो इवन ये कंपेयर कर रहे हैं कि वो एंजल की तरह लग रही है, क्योंकि एंजल का रिप्रेजेंटेशन जब भी हम लोग के दिमाग में आता है दोस्तों, हम लोग यही सोचते हैं कि समवन इन वाइट एंड लाइक विथ विंग्स
विथ टोटली ग्रेस फ्लाइंग अराउंड, उन्हीं को एंजल्स बोलते हैं। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है ये बताने के लिए कि मतलब वो बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल लग रही है एंड शी इज़ लुकिंग लाइक ए एंजल। हर लॉन्ग लूज येलो लॉक्स लाइक गोल्डन वायर sprinkled with pearly and pearling flowers at twin doe like a golden mantle her attire and being crowned with garland green। तो यहाँ पे बेसिकली उनके पूरे अटायर को डिस्क्राइब किया जा रहा है। पहले उनके ड्रेस का कलर के बारे में बताया गया था जो कि वाइट है, और उसके बाद ये बताया गया था कि वो एंजल की तरह लग रही है। उसके बाद उनके बालों के बारे में बताया जा रहा है कि देवर लाइक ए गोल्डन लॉक्स की तरह है, तो बेसिकली ब्लॉन्ड है एंड स्प्रिंकल्ड विद पर्ल एंड पर्लिंग फ्लावर्स एट ट्विन। ये भी बताया गया है कि दोस्तों आप अगर इस लाइन को पढ़ोगे एंड बीइंग क्राउन्ड विद गर्लैंड क्रीम, तो जो ब्राइड्स होती हैं इन क्रिश्चियन मैरिजेस दे यूजुअली वेयर ए एक हेड गियर पहनती हैं, फूलों का गुच्छा पहनती है। दैट्स वेरी ब्यूटिफुल एक्चुअली। तो उसी के बारे में बताया गया है सम लाइक सम मेडन क्वीन, तो कुछ क्वीन की तरह उनका जो पूरा जो डिस्क्रिप्शन है इतना ज़्यादा मतलब ग्रेसफुल और इतना ज़्यादा एल्यूमिनेटेड लग रही थी ब्राइड कि वो क्वीन की तरह लग रही थी। हर मॉडेस्ट आइज abashed टू behold so many gazers as on her to stare upon the lowly ground fixed are। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि शादी को बहुत सारे लोग अटेंड कर रहे हैं और जो भी अटेंड कर रहे थे वो पूरा अमेज्ड हो गए थे जब एलिजाबेथ बॉयल आ रही थी टुवर्ड्स द पोडियम वेयर दे विल गेट मैरिड। और यहाँ पे ये भी दिखाया जा रहा है कि बहुत सारे गेजर्स थे, वो लोग टोटली एस्टॉनिश हो गए थे इतने खूबसूरत लड़की को देख के। अपॉन द लोली ग्राउंड एफिक्स्ड आर नो डेयर लिफ्ट अप हर काउंटेंस टू बोल्ड बट ब्लश टू हियर हर प्रेजेस संग सो लाउड सो फेयर फ्रॉम बीइंग प्राउड नेटलेस डो ये स्टिल लाउड हर प्रेजेस सिंग। तो दोस्तों इन कुछ लाइन्स में ये बताया जा रहा है कि जो एलिजाबेथ बॉयल है, जो ब्राइड है, शी इज़ टोटली humbled by the praises which is being showered at her and she basically is very shy, बहुत ज़्यादा शर्म भी आ रहा है and she is blushing in fact। और ये भी बताया गया है कि बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही है जब उनको ये सुनाई दे रहा है, उनको ये प्रेजेस अपने बारे में सुनाई दे रहा है। सो शी इज़ ब्लशिंग एज नॉर्मली गर्ल्स डू इन देयर मैरिजेस। तो एक बहुत ज़्यादा एक स्पेशल ओकेजन है जहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि जो फाइनली जो वेट था फॉर द पोएट इट्स गोइंग टू गेट ओवर। एंड इस स्टैंजा का भी एंड उसी लाइन से अलग लाइन से हो रहा है दोस्तों। आप ये देखोगे यहाँ पे दैट ऑल द वर्ड्स में आंसर एंड योर एको रिंग। तो यहाँ पे अगेन आप देखने को आपको मिलेगा कि सेम लाइन से इस स्टैंजा को भी एंड किया गया है। Now, if you want to summarize the stanza 9, it will go something like this. The groom beholds his bride approaching and compares her to Phoebe, another name for Artemis, goddess of the moon, clad in white, that seems a virgin best. He finds her white attire so appropriate that she seems more angel than woman. In modesty, she avoids the gaze of the myriad admirers and blushes at the songs of praise she is receiving। दोस्तों इस स्टैंजा का एनालिसिस भी कर लेते हैं। अगर आपको इस पोएम का इस स्टैंजा का क्रिटिकल एनालिसिस करना है तो यूजुअली आपको ये लिखना पड़ेगा कि द अनयूजुअल स्टैंजा हैज़ ए मिसिंग लाइन। इस स्टैंजा का एक खास बात ये है और एक यूनिक बात आप बोल सकते हो ये है कि इसमें एक लाइन मिसिंग है। ए ब्रेक आफ्टर द 9th लाइन ऑफ द स्टैंजा, लाइन 156 जो है वो यहाँ पे मिसिंग है। द स्ट्रक्चर प्रोबेबली प्लेस इनटू स्पेंसर्स ग्रेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइन्स एंड मीटर विच echo the hours of the day with great mathematical precision. There is no aesthetic reason within the stanza for the break as it takes place 3 lines before the verses describing the bride's own reaction to the admirers। तो बेसिकली यहाँ पे कोई रीज़न नहीं है कि एक लाइन मिसिंग हो, बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप इस पॉइंट को लिख सकते हो कि ये यहाँ पे जो 9th जो स्टेंसा है वहाँ पे लाइन 156 जो है वो मिसिंग है। और उसका जो बेसिकली उसका रीज़न आपको यहाँ पे आप बता सकते हो कि ये जो स्ट्रक्चर है एंटायर पोएम का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइन्स या मीटर है, उसको सिग्निफिकेंट करने के लिए पोएट ने इसको मिसिंग रखा है, ठीक है, इसको खाली रखा है। द कंपैरिजन टू फीब, twin sister of Phoebus, is significant since the groom has essentially bargained to take Phoebus' place of prominence this day 2 stanzas ago. He sees the bride as a perfect, even divine counterpart to himself this day, as day and night are inextricably linked in passage of time। तो अगर आप इसको क्रिटिकल एनालिसिस करोगे तो ये सब कुछ पॉइंट्स आप उसमें डाल सकते हो और समरी में आप यू ट्राई टू कीप इट सिंपल एज मच एज यू कैन। Coming to the 10th stanza of the poem, it starts something like this. Basically, it starts with a question. Tell me, a merchant's daughter, did you see so fair a creature in your town before? दोस्तों यहाँ पे
स्टेंसा का स्टार्टिंग हो रहा है एक सवाल से जो एडमंड स्पेंसर पूछ रहे हैं टू द डॉटर्स ऑफ द मर्चेंट्स। ये पूछ रहे हैं कि मतलब क्या आपने एलिजाबेथ बॉयल जैसा खूबसूरत लड़की अपने टाउन में पहले देखा है? सो स्वीट, सो लवली एंड सो माइल्ड एज शी, adorned with beauty's grace and virtue store। तो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि जो स्पीकर है वो ये तारीफ कर रहे हैं अपने ब्राइड का कि वो बहुत ज़्यादा स्वीट है, लवली है, माइल्ड है, हम्बल है इन नेचर, adorned with beauties like grace and virtue, बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल लग रहे हैं आज के दिन, और वर्चूज़ की स्टोर है। तो अगले कुछ लाइंस में आपको ये देखने को मिलेगा कि एडमंड स्पेंसर जो है वो एलिजाबेथ बॉयल के फिजिकल फीचर्स को तारीफ कर रहे हैं इन हिज ओन पोएटिक स्टैंडर्ड। फाइन। हर गुडली आइज लाइक शेफायर्स शाइनिंग ब्राइट। तो आइज जो है, जो आंखें हैं, उनको कंपेयर कर रहे हैं शेफायर के साथ। तो शेफायर इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव एलिमेंट लाइक डायमंड, तो बहुत ही ज़्यादा शाइनी होता है इन नेचर। तो बोल रहे हैं कि जो उनकी आंखें हैं, एलिजाबेथ बॉयल की जो आंखें हैं वो शेफायर की तरह लग रही हैं, इतनी ज़्यादा शाइन कर रही हैं। हर फॉरहेड आइवरी वाइट। तो जो फॉरहेड है ऑफ एलिजाबेथ बॉयल वो आइवरी की तरह सफ़ेद है, एकदम फ्लॉलेस है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। हर चिक्स लाइक एप्पल्स विच द सन हैड रडेड। तो उनकी जो गाल है, जो चिक्स है, वो बेसिकली एप्पल्स की तरह लग रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि सन ने उनके गालों को थोड़ा बहुत छुआ है, दैट्स क्रिएटिंग ए रेडिश कलर इन हर चिक्स। ठीक है। हर लिप्स लाइक चेरिस चार्मिंग मैन टू बाइट। तो उनकी जो होठ है एलिजाबेथ बॉयल के वो चेरिस की तरह लग रही है, इतने ज़्यादा लाल लग रही हैं, और दैट माइट चार्म द पीपल टू बाइट इट। ठीक है। हर ब्रेस्ट लाइक अ बाउल ऑफ क्रीम अनक्रॉडेड। तो जो एलिजाबेथ बॉयल की जो ब्रेस्ट है उनको कंपेयर किया जा रहा है फ्रॉम ए बाउल ऑफ क्रीम। हर पैप्स लाइक लिलीज बडेड। तो उनके जो निपल्स हैं उनको कंपेयर किया जा रहा है विद द बड्स ऑफ लिलीज। हर स्नोई नेक लाइक टू ए मार्बल टावर। अभी नेक को कंपेयर कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला इन सब लाइंस में बेसिकली स्टेंसा में फिजिकल फीचर्स को तारीफ करते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हर स्नोई नेक लाइक ए मार्बल टावर। जो उनकी गला है, गले को एक मार्बल टावर की तरह लग रहा है बेसिकली। एंड ऑल हर बॉडी लाइक ए पैलेस फेयर। तो पूरा जो बॉडी है उनका एक पैलेस की तरह लग रहा है। ठीक है। असेंडिंग अप विथ मैनी ए स्टेटलेस स्टेयर to honor's seat and chastity's sweet bower, why stand is still a virgin's in amaze upon her to gaze, whilst he forget your former lay to sing, to which the woods did answer and your echoing। दोस्तों यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि उनकी खूबसूरती देख के जो मेडन लड़कियां हैं जो गाना गा रही थी, they were so amazed they forgot to sing, और उनकी खूबसूरती को निहारते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है। तो इस स्टैंजा 10 को अगर हम लोग समराइज करने की कोशिश करें, बेसिकली द ग्रूम आस्क्स द वुमन who see his bride if they have ever seen anyone so beautiful in their town before। जैसे कि पहला दो लाइन है जहाँ पे डॉटर्स ऑफ द मर्चेंट्स को पूछते हुए नजर आ रहे हैं स्पीकर कि इतनी खूबसूरत लड़की को क्या आपने अपने टाउन में पहले देखा है। He then launches into a list of her virtues, starting with her eyes and eventually describing her whole body। The bride's overwhelming beauty causes the maidens to forget their song to stare at her। दोस्तों इतना ज़्यादा खूबसूरत वो लग रही थी एलिजाबेथ बॉयल ऑन हर वेडिंग डे दैट द मेडन्स एक्चुअली फॉरगॉट टू सिंग एंड दे वर सीन अमेजिंग एंड स्टेयरिंग एट हर। ठीक है। सो कमिंग टू द 11th stanza, it starts with the lines, but if ye saw that which no eyes can see, the inward beauty of her lively sprite। दोस्तों यहाँ पे एक पूरा यू टर्न आपको देखने को मिलेगा पिछले स्टैंजा के कंपैरिजन में। पिछले स्टैंजा में पॉइंट क्या थे, जो स्पीकर थे एडमंड स्पेंसर, ही वाज सीन प्रेजिंग द फिजिकल फीचर्स और द एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ द ब्राइड एलिजाबेथ बॉयल टू द रीडर्स। बट यहाँ पे आपको एक मतलब यू टर्न इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया गया है अबाउट द इनर ब्यूटी। वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ऐसा भी कुछ देख सकते हैं जो आपकी आंखें नहीं देख सकती, एंड दैट बेसिकली रेफर्स टू इनर ब्यूटी, और उसका मेंशन आपको सेकंड लाइन में भी किया गया है। garnished with heavenly gifts of high degree, much more than would ye wonder at that sight, and stand astonished like to those who read Medusa's maceful head। दोस्तों यहाँ पे जो लाइंस लिखे गए हैं पहले थर्ड और फोर्थ लाइंस में, ये बताया जा रहा है कि उनका जो इनर ब्यूटी है वो बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल है और बहुत ज़्यादा हेवनली है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ठीक है। तो यहाँ पे द शिफ्ट, जो पैराडिम शिफ्ट है, द ग्रूम मूव्स फ्रॉम द एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ द ब्राइड टू हर इंटरनल ब्यूटी विच ही क्लेम्स टू सी बेटर देन एनीवन एल्स। ही प्रेजेस हर लाइवली स्पिरिट, हर स्वीट लव, हर चैस्टिटी, हर फेथ, हर ऑनर एंड हर मॉडेस्टी।
दोस्तों अगर आप ये 6th लाइन पढ़ोगे स्टेंसा का, यहाँ पे मेडुसास मेजफुल हेड लिखा हुआ है, तो इट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एल्यूशन टेकन बाय द स्पीकर एडमंड स्पेंसर फ्रॉम द ग्रीक रोमन माइथोलॉजी हियर। वी ऑल हैव हर्ड अबाउट द स्टोरी ऑफ मेडुसा, कि मेडुसा का स्टोरीज हम लोगों ने सबने पढ़ के रखा हुआ है या मूवीज़ में भी देखा है मेडुसा के कैरेक्टर को। तो बेसिकली आप अगर चाहो तो मैं बता सकता हूँ, मेडुसा का जो कैरेक्टर है बेसिकली इट्स टेकन फ्रॉम ए ग्रीक माइथोलॉजी। उनका दूसरा नाम गॉर्गो भी है, क्योंकि उसका भी एक रीज़न है दोस्तों। उनका जो स्टोरी है इट्स अ वेरी सैड स्टोरी। ऐसा दिखाया जाता है कि मतलब मेडुसा जो होती है, शी वॉज अ वेरी लवली एंड वेरी ब्यूटीफुल मेडन, जिनका रेप कर देते हैं पोसाइडन। पोसाइडन इज बेसिकली द गॉड ऑफ सीज और द ब्रदर ऑफ ज्यूस हु इज़ द गॉड ऑफ हेवन। तो वो जो रेप करते हैं वो करते हैं इन एथेनास टेम्पल, एंड एथेना जो होती है शी इज़ द गॉडेस ऑफ, शी इज़ ऑल्सो बेसिकली गॉडेस, एंड शी गेट्स वायलेटेड बाय द हॉरिबल सिन कमिटेड, एंड वो क्या करती है इन रिटर्न शी कर्सेस मेडुसा एंड शी मेक्स हर ए हॉरिबल क्रिएचर हु हैज़ वेनमस स्नेक्स इंस्टेड ऑफ अ हेयर्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा आयरॉनिकल है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्चुअली जो कल्प्रिट है पोसाइडन, उनको कुछ नहीं किया जाता, जो विक्टिम है मेडुसा उनको रैदर कर्स कर देती है एथेना, और वो बहुत ज़्यादा हॉरिबल क्रिएचर बन जाती है। लेकिन उनमें एक स्पेशल पावर भी होता है कि कोई भी अगर उनको देख ले तो वो इमीडिएटली स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है, स्टैचू बन जाते हैं, स्टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इवेंचुअली ये दिखाया जाता है कि पोसाइडन के बेटे जो होते हैं पर्शियस, वो मेडुसा को मार देते हैं, और उनका जो सर है जो बेसिकली इट कैन बी यूज एज अ मिस्टिकल वेपन, तो उसको मतलब अपने साथ कैरी करते हैं एज ए वेपन। और लेटर जो होती है मेडुसा को शांति की प्राप्ति होती है एंड शी बिकम्स ए प्रिस्टेस टू एथेना, और एथेना भी बाद में मेडुसा को वापस वो खूबसूरत मेडन बना देती हैं अपने नॉर्मल बालों के साथ। तो ये एक स्टोरी है जो मुझे लगा कि आप लोग को शायद पसंद आएगा या आप कुछ सुनना चाहोगे। बेसिकली इसका रेफरेंस आप एग्जाम में दे सकते हो, बट डोंट गो इन इलाबरेट मैनर, इसको ज़्यादा इलाबरेट वे से आप एक्सप्लेन करने की कोशिश मत करो। अगर ये स्टेंजा में पूछा गया, आप थोड़े बहुत लाइन्स लिख सकते हो, बट डोंट गेट डेविएटेड फ्रॉम द मेन प्लॉट, ठीक है। तो यहाँ पे ये ही इसका रेफरेंस इसलिए दिया गया है मेडुसा का, कि जो लोग वहाँ पे थे, वो जो वेडिंग अटेंड कर रहे थे, दे वर सो अमेज्ड बाय द ब्यूटी ऑफ एलिजाबेथ बॉयल कि वो लोग एक स्टैचू की तरह बन गए थे, ठीक है। दे वर सो ऑस्ट्रक, ठीक है। देयर ड्वेल्स स्वीट लव एंड कंस्टेंट चेस्टिटी। तो ये बोल रहे हैं कि उनके अंदर, एलिजाबेथ बॉयल के अंदर एक खूबसूरत प्यार है और कंस्टेंट चेस्टिटी है। दोस्तों चेस्टिटी का मतलब प्योरिटी होता है, बेसिकली वर्जिनिटी को डिस्क्राइब करता है। अनस्पॉटेड फेथ एंड कमली वुमन हेड। तो एक फेथ है उनके अंदर, एक वुमन हेड है, एक ऑनर है, रिगार्ड ऑफ ऑनर एंड माइल्ड मॉडेस्टी। तो क्या क्या फीचर्स हैं, जो वर्चूज हैं, उन्हीं को डिस्क्राइब कर रहे हैं, इनर ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं बेसिकली इस स्टेंजा में। एंड इट्स दिस पैराग्राफ इज दिस स्टेंजा इज अ पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम द प्रीवियस वन। प्रीवियस पैराग्राफ में हम लोग को, या प्रीवियस स्टेंजा में हम लोग को ये देखने को मिला था कि द ऑथर दिस वन एडमंड स्पेंसर वाज सीन प्रेजिंग द आउटवर्ड ब्यूटी, द एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ द एलिजाबेथ बॉयल, बट यहाँ पे इनर ब्यूटी में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। सो देयर वर्चूज रेन्स एज क्वीन इन रॉयल थ्रोन एंड गिव इट्स लॉ अलोन, द विच द बेस affections do obey and ill their services unto her will. Ne thought of thing uncomely ever may thereof to approach to tempt her mind to ill. Had he once seen her this her celestial treasures and unrevealed pleasures, then would he wonder and her praises sing, that all the woods should answer and you are echoing. बेसिकली दोस्तों उनका इनर ब्यूटी इतना ज़्यादा ग्रेसफुल है, इन लाइन्स में ये बताया जा रहा है, she is looking like a queen who can sit, who is eligible to sit in a royal throne, ठीक है। इसको आप अगर समराइज करना चाहो तो यू कैन यूज द वर्ड समथिंग लाइक दिस, द ग्रूम मूव्स फ्रॉम द एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ द ब्राइड टू हर इंटरनल ब्यूटी which she claims to see better than anyone else. तो जैसे कि मैंने बोला कि ये जो इंटरनल ब्यूटी है, तो ये बस ग्रूम जो है एडमंड स्पेंसर वही देख पा रहे हैं कंपेयर टू अदर्स, एंड ही इज एबल टू डिस्क्राइब इट बीइंग द लवर ऑफ एलिजाबेथ बॉयल. He praises her lively spirit, her sweet love, her chastity, her faith, her honor, and her modesty. He insists that could her observers see her inner beauty, they would be far more awestruck by it than they already are by her outward appearance. तो दोस्तों यहाँ पे जो पोएट है वो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू दिस स्टैंजा that not only her inner outer beauty is like माइंड ब्लोइंग, एंड इट्स लाइक बेसिकली जो लोग देखते हैं दे आर ऑस्ट्रक बाय इट. इनफैक्ट उनका जो इनर ब्यूटी है वो और ज़्यादा ग्रेसफुल है, और अगर कोई देख पाता उनको छोड़ के ये इनर ब्यूटी, दे वुड हैव बीन इक्वली ऑस्ट्रक बाय इट. ठीक है.
कमिंग टू द 12th स्टैंजा, यहाँ पे ये बताया जा रहा है, ओपन द टेम्पल गेट्स अनटू माई लव, open them wide that she may enter in, and all the posts adorned as dot behove, and all the pillars decked with golden trim. दोस्तों ये जो 4 लाइन्स हैं इसको आपको समझना है। बेसिकली यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि टेम्पल के गेट्स को खोल दिया जाए। अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है कि यहाँ पे टेम्पल मेंशन किया है तो ये इट्स बेसिकली कंपेयरिंग लाइक और रेफरिंग टू ए हिंदू मैरिज और समथिंग। बेसिकली विद द वर्ड टेम्पल ही इज ट्राइंग टू रेफर ए चर्च और ए चैपल, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं, वो एड्रेस कर रहे हैं, जो ऑथर हैं, जो स्पीकर है, वो बोल रहे हैं कि जो चर्च है या जो चैपल है उसके गेट्स को खोल दिया जाए, बिकॉज हिज ब्राइड इज कमिंग, शी इज ऑन अ वे एंड शी इज गोइंग टू एंटर द टेम्पल। फाइन, टेम्पल से चर्च या चैपल को मीन किया जा रहा है, आपको ये ध्यान पे रखना है, ठीक है। और यह भी दिखाया जा रहा है कि जो पिलर्स हैं ऑफ दैट दिस वन चर्च एंड और चैपल, दैट्स बिन वेरी ब्यूटिफुली डेक्ड और वेरी ब्यूटिफुली decorated with garlands, ठीक है, for to receive the saint with honor due that cometh into you, with trembling steps and humble reverence she cometh in, before the Almighty's view, of her few virgins learn obedience. So यहाँ पे कुछ लाइनों में आपको ये देखने को मिलेगा कि when she is coming, तो she is coming in such a graceful manner that the poet is trying to compare the grace and is actually asking the maiden girls, the virgin girls who are accompanying her, to learn from her how holy and how humble she is. Fine, किस तरह से वो आ रही है, इतना मतलब खूबसूरती से आ रही है कि वो चाहते हैं कि जो मेडन लड़कियां हैं, जो वर्जिन लड़कियां जो उसको फॉलो कर रही हैं, जो उसके ब्राइड को फॉलो कर रही हैं, वो भी कुछ सीखे उनसे, ठीक है। So when so ye come into those holy places to humble your proud faces, bring her up to high altar, that she may the sacred ceremonies there partake, the which do endless matrimony make, and let the roaring organs loud play the praises of the Lord in lively notes, the whiles with hollow throats the choristers the joyous anthem sing, that all the wood may answer and their echo ring. दोस्तों यहाँ पे जो कुछ एंडिंग के लाइंस हैं वहाँ पे ये पॉइंट बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब जब उसकी वाइफ, उसकी ब्राइड एलिजाबेथ बॉयल आ चुकी हैं चर्च में या चैपल में, तो लेट दिस मोमेंट बी सील्ड एंड सेलिब्रेटेड, एंड फिर से वो गाने गाया जाए टू सेलिब्रेट एंड टू टू पे ट्रिब्यूट टू द गॉड्स। और बेसिकली इस स्टैंजा को अगर आप समराइज करना चाहो तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि द ग्रूम कॉल्स फॉर द डोर्स टू द टेम्पल टू बी ओपन दैट हिज ब्राइड में एंटर इन एंड अप्रोच द ऑल्टर इन रेवरेंस. He offers his bride as an example for observing maidens to follow, for she approaches his holy place with reverence and humility. ठीक है. So if you are asked to attempt a critical analysis on the stanza 12th of Epithalamion, you can write something like this, that Spenser shifts the imagery from that of a pagan wedding ceremony in which the bride would be escorted to the groom's house for the wedding, to a Protestant one taking place in a church. दोस्तों चर्च में जिन लोग का शादी होता है, क्रिश्चियनिटी का बेसिकली 2 पार्ट होता है, कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स. तो जिन लोग का शादी चर्च में होता है उन लोग को प्रोटेस्टेंट्स बोलते हैं. ऑल्दो ही डिस्क्राइब्स इट विद प्री क्रिश्चियन टर्म टेम्पल. तो ये जो टर्म है टेम्पल है, इट्स बेसिकली प्री क्रिश्चियन टर्म, ठीक है. The bride enters in as a saint in the sense that she is a good Protestant Christian. तो यहाँ पे उनके रिलीजन को भी मतलब बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, एड्रेस किया गया है. ये बताया गया है कि एलिजाबेथ बॉयल एक बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस क्रिश्चियन है, एक प्रोटेस्टेंट है, ठीक है. अगर आपको और डिटेल्स में जानना है तो आप कमेंट्स में डेफिनेटली आप बता सकते हो. मैं क्रिश्चियनिटी के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा इन फ्यूचर. तो यहाँ पे आपको बेसिकली ये जब समझ लेना है कि मतलब क्रिश्चियनिटी के 2 पार्ट्स हैं. बेसिकली वन पार्ट इज कैथलिक्स एंड अदर पार्ट इज प्रोटेस्टेंट, एंड शी इज ए गुड प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन जिन लोग का शादी होता है चर्च में. शी अप्रोचेस दिस होली प्लेस विद अप्रोप्रिएट ह्यूमिलिटी. नो मेंशन ऑफ हाइमन और फीबस इज मेड. इंस्टेड द ब्राइड अप्रोचेस बिफोर द ऑलमाइटी व्यू. द मिन्स्ट्रल्स हैव नाउ बिकम choristers singing praises of the Lord to accomplishment of organs. दोस्तों यहाँ पे जो आप लोग को देखने को मिलेगा एक शिफ्ट, एक चेंज आप लोग को देखने को मिलेगा स्टैंजा 12 में, जहाँ पे पहले जो गाने गाए जा रहे थे दैट वाज टू सेलिब्रेट द मैरिज, बट जब ब्राइड आ जाती है चर्च में तब जो गाने गाए जाते हैं, जो मिन्स्ट्रल्स गाना गा रही होती है वो बिकम कॉरिस्टर्स, ठीक है. वो प्रेजेस टू द लॉर्ड्स गा रही है. जो भी गाना गा रही है दैट इज डेडिकेटेड एंड that is basically a tribute to the
गॉड्स, फाइन। और यहाँ पे ये भी देखने को मिल रहा है कि जो ये शादी है जिसका स्टार्टिंग आपको देखने को मिलेगा कि एक जैसे किसी बेसिकली एक पैगन वेडिंग की तरह हो रहा है, वो एक शिफ्ट कर जाता है एक प्रोटेस्टेंट वेडिंग की तरफ। सो पैगन वेडिंग के बारे में भी मैंने पिछले वीडियो में बात किया था। अगर आपने नहीं देखा है वो पिछला वीडियो, आप डेफिनेटली देखो, आपको क्लैरिटी हो जाएगा कि क्यों बार बार इस शादी को पैगन वेडिंग की तरह कंपेयर किया जा रहा है। सो दिस इज द entire explanation along with a summary of stanza 12. So this is the video guys. In this session I have completed stanza 7 to stanza 12 in a very detailed manner. That implies that we have covered 50% of the poem Epithalamion by Edmund Spenser. The remaining 50% I will be covering in 2 more videos, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में जाऊँ और मतलब समरी के साथ क्रिटिकल एनालिसिस को भी डिस्कस करूँ अलॉन्ग विथ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द एंटायर पोएम। सो इसलिए पोएम थोड़ा, ये वीडियो थोड़ा लेंदी भी हो सकता है, बट आई रिक्वेस्ट कि अगर आपको इस पोएम को डिटेल्स में समझना है, आप एंड तक वीडियो को डेफिनेटली देखना। और अगर आपका कोई और डाउट्स है रिगार्डिंग दिस पोएम और एनी अदर पोएम और एनी अदर लिटरेरी वर्क बाय एनी पोएट, ऑथर और नॉवेलिस्ट, देन डू फील free to comment below in the comment section. I'll definitely try to cover it up. And as usual, God bless you and thank you all.